हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टडी नॉलेज एयू। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिस्कस कर लिया था, नॉर्थ इंडिया की बेसिकली। अब उसके आगे जो रिवर रह गई हैं वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आगे से। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलता रहेगा। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। आइए हम डिस्कस करते हैं अपनी रिवर। तो हम 5 रिवर झेलम तक डिस्कस कर चुके थे, अब हमको 6 चेनाब डिस्कस करना है। तो आइए इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैं मैप में इस बार आपको गंगा से और यमुना से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दिखाते चलूँगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो चेनाब रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ओरिजिनेट फ्रॉम बारेलाचाला पास इन द हिमालयन रीजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो हमारी जो ये चेनाब रिवर है तो हिमाचल प्रदेश में एक लाहौल और स्पीति, ये एक वैली पड़ती, घाटी पड़ती है हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, वहीं पे बारेलाचाला दर्रा है। दर्रा आप समझ रहे होंगे, तो ये वहीं जो दर्रा है वहीं से ये नदी आपकी निकलती है। तो याद रखिएगा, बारेलाचाला दर्रा हिमालय का क्षेत्र, लाहौल एंड स्पीति वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये इम्पॉर्टेंट जो मैं बताया फैक्ट, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। द रिवर चेनाब फॉर्म्ड आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स इन द चंद्रा एंड भागा। जो हमारी चेनाब रिवर है ये 2 नदियों के संगम से बनी है। दो नदियों के संगम से कैसे? जैसे कि आपकी गंगा है, तो गंगा सोर्स से ही गंगा नहीं है, अपने उद्गम स्थल से गंगा ही नहीं जानी जाती है। वहाँ से भागीरथी आती है और अलकनंदा आती है। गंगोत्री से भागीरथी आती है और शांतोपन से आपकी अलकनंदा आती है। ये दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो जो मेन स्ट्रीम आगे बढ़ती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। जैसे कि सपोज दैट ऐसे आपकी मान लीजिए, जैसे कि ये आ रही है आपकी भागीरथी और यहाँ से आ रही है अलकनंदा। तो अब ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी और फिर इन दोनों के वाटर की एक जो संयुक्त नदी बनेगी, कंबाइंड वाटर बॉडी बनेगी, ये ऐसे गंगा जानी जाती है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि जो ये चेनाब रिवर है तो ये इनका जो 2 नदियों का, कौन सी? चंद्रा एंड भागा, इन दोनों का जब कॉन्फ्लुएंस हो जाता है ऐसे, फिर इसके बाद जो आगे वाटर बॉडी निकलती है ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। तो आप याद रखिएगा इन 2 सेपरेटली नदियों का नाम चंद्रा एंड भागा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस के बाद से बनती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रा एंड भागा, दीज बोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारेलाचाला। हाँ, तो मैंने बताया ना कि ये जो है ना चेनाब ओरिजिनली नहीं वहाँ से निकलती है। जो बारेलाचाला पास है तो ओरिजिनली चेनाब नहीं वहाँ से इमर्ज होती है, वहाँ से नहीं राइज होती है, बल्कि चंद्रा एंड भागा ये जो दोनों मिलती हैं ये वहाँ बारेलाचाला से इमर्ज होती हैं। अब जैसे हमारी गंगा है, कोई पूछता है गंगा कहाँ से निकलती है तो बताया जाता है गंगोत्री से निकलती है, लेकिन रियलिटी में गंगा नहीं वहाँ से निकलती, वहाँ से भागीरथी आती है, शांतोपन से अलकनंदा आती है। जब दोनों मिल जाती हैं फिर गंगा का निर्माण होता है। ऐसे ही ये चंद्रा और भागा जब मिल जाती हैं तब चेनाब बनती है। तो इसका भी, चेनाब का भी उत्पत्ति स्थल यही बारेलाचाला पास माना जाएगा, क्योंकि जिन नदियों से मिलकर ये बनी हुई है, जिन रिवर की वाटर बॉडीज़ में कंसिस्ट है वो बारेलाचाला से ही निकलती हैं। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। हमको अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ 960 किलोमीटर है। ठीक है, 960 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर पर। इसको तो मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण है अभी तक की नदियों में, और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से जानते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी है हमारी? गंगा नदी। ठीक है, अब हम गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। बस ठीक वर्क कर रहा है। तो पहले मैं आपको मैप में गंगा का थोड़ा सा बता देता हूँ, कैसे आती है, कैसे मिलती है। फिर इसके बाद इसके फैक्ट देखते हैं और इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको बताऊँगा। तो आइए आते हैं हम मैप पर। तो देखिएगा मैप में, ये हमारा मैप है। आपको मैं अभी जूम कर देता हूँ, दिख रहा होगा। ये है आपकी गंगा। तो देखिएगा गंगा के बारे में कि ये आ रही है गंगा, ये आ रही है आपकी गंगा, और ये गंगा से आकर ये यहाँ पे इलाहाबाद है। यहाँ पे गंगा से आकर आपकी यमुना मिल गई है। यहाँ पे इलाहाबाद है। इलाहाबाद के आगे बिहार के मैदानों में गंगा बढ़ रही है। यहाँ बिहार वगैरह होते हुए ये जा रही है कहाँ पे? बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, अभी और ठीक से क्लियर हो जाएगा।
जस्ट 1 मिनट। देखिएगा ये आई गंगा आपकी, ये आपकी गंगा आई है उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए ये आपकी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई। यहाँ इसको हुगली के नाम से जाना गया। फिर ये यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में भी प्रवेश कर गई। यहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे क्या होता है, देखिए अभी और दिखाता हूँ। यहीं पे क्या होता है कि हिमालय के समानांतर पैरेलल चलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, ये जो है इंडिया में यहाँ प्रवेश करती है। जहाँ से प्रवेश करती है उसको नामचा बरवा कहते हैं। अभी आगे ब्रह्मपुत्र की पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये यहाँ पे नामचा बरवा से प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई ये आती है, होती हुई यहाँ पे ये पद्मा से मिल जाती है। पद्मा किसका नाम है? गंगा का। और ये आती है ब्रह्मपुत्र, इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अभी आगे सारे पॉइंट आएंगे, अभी मैं पॉइंट्स में कवर करा दूंगा। अभी केवल आप समझ लीजिए कैसे मिलती हैं। मैप के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो गया हो इसको माइंड नहीं करिएगा, आप समझिए बस केवल। यहाँ पे आके मिल जाती है कौन? ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जा रही है और ये जमुना के नाम से जानी जा रही है। जब दोनों मिल के आगे बढ़ती हैं तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए छिछलापन दिख रहा होगा आपको तट में बहुत कि ये कैसे कटा फटा एरिया है। तो यही देखिए डेल्टा है। जब कोई नदी आती है, बड़ी नदी आती है, तो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लिए होती है। सिल्ट आप जानते होंगे, जिन्होंने इलाहाबाद में गंगा या यमुना के किनारे देखा होगा, सफ़ेद रेत टाइप की, धूल टाइप की पड़ी होती है, उसी को हम सिल्ट कहते हैं। तो जब ये बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं तो ये बहुत सारे सेडिमेंट्स और ये सिल्ट अपने साथ लिए होती हैं। और जब ये किसी सी या बड़ी वाटर बॉडी से मिलने वाली होती हैं तो इनका जो है ना बहाव बहुत कम होता है, बहुत ही धीमी, इसका वेलोसिटी बहुत डाउन होती है, बहुत ही लो वेलोसिटी होती है। तो जब लो वेलोसिटी होती है तो जो सिल्ट है वो जमने लगती है, वो नदी के बहाव के साथ बहुत ज़्यादा बह नहीं पाती, वो जमने लगती है। और जब आपकी सिल्ट ऐसे ऐसे जम जाती है किसी क्षेत्र में और नदी का पानी आ रहा होता है तो क्या होता है, वो बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है इन अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि सपोज दैट यहाँ से नदी का पानी आ रहा है, ये सिल्ट जम गई है नदी की वजह से, तो अब ये ऐसे बह जाएगी। सिल्ट के ऊपर से तो जाएगी नहीं, अब पानी को तो जहाँ से जगह मिलेगी वो तो वहाँ से निकल जाएगा। ऐसा कोई उसका रूट तो बना नहीं है कि जैसे आपका ट्रेन का रूट एक बना है कि ट्रेन इसी रास्ते से जाएगी, हाईवे बना हुआ है इसी रास्ते से जाएगी। पानी का ऐसा कोई रूट नहीं होता है। उसको जहाँ स्लोप मिलेगा, ढलान मिलेगी, जहाँ उसको बहने में सुविधा होगी, पानी उसी तरफ से निकल जाता है। तो ऐसे जो है ना, ये नदी की धाराएं विभक्त हो जाती हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, और बीच में इनके सब सिल्ट भरी होती है। तो ये आपका डेल्टा वाला रीजन बन जाता है। इसमें नदियाँ ऐसे मोड़ वोड़ बनाती हुई जाती है, क्योंकि नदी तो सीधे बहुत कम चलती है, जहाँ उसको स्लोप मिला वो वहाँ की ओर मुड़ जाती है। तो ये डेल्टा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं उसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इसको चाहें तो आप नोट कर लें। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन। इसके बारे में और एक चीज़ बता दूं मैं आपको। देखिए, जब ये मैदान दो नदियों की वजह से बनाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब दो नदियों के क्षेत्र, दो नदियों का स्थान है, तो इसमें नमी होगी, परमानेंट नमी होगी। परमानेंट नमी होगी तो ज़मीन में पेड़ पौधे आसानी से उग पाएंगे, सूर्य की रोशनी उनको मिलती है, सनलाइट मिलती है। तो जब पेड़ उगेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जंगल होंगे। तो यहाँ पे सुंदरवन नाम की जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वो रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। और यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसी वजह से इसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको मैप में समझाया। अब आइए गंगा के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं गंगा रिवर के। मैं अभी और बता दूंगा जो अभी बताने लायक चीज़ होगी। तो देखिए इसमें क्या है, जस्ट 1 मिनट। अब देखिए, ओरिजिनेट कहाँ से उत्पन्न होती है बताते हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। कौन कौन? भागीरथी एंड अलकनंदा। originates from गोमुख in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके एंड सांतोपंथ ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का कि गंगा जो है दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। अब वो दो नदियाँ कौन सी हैं? भागीरथी जो कि आपके गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, जो कि आपका उत्तरकाशी क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का, वहाँ पे स्थित है ये ग्लेशियर गोमुख।
उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो वहाँ से आपकी भागीरथी निकलती है और सांतोपंथ ग्लेशियर से आपकी कौन सी आती है, सांतोपंथ ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा आती है। जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिल जाती हैं, फिर उसके आगे जो दोनों के संयुक्त जल को कंबाइंड वाटर बॉडी जो आगे बढ़ती है उसको हम कहते हैं गंगा, ठीक है। वहाँ से गंगा जानी जाती है। तो ये कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में। अच्छा, देवप्रयाग में इसका नाम देवप्रयाग होने के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ दो नदियों का संगम हो रहा होता है, मतलब कोई भी दो नदियाँ नहीं, इन्हीं के बारे में, गंगा के बारे में मेनली बात हो रही है, तो वो वहाँ का नाम प्रयाग जरूर है। जैसे कि भागीरथी से पहले, भागीरथी से देवप्रयाग में मिलने से पहले जो आपकी अलकनंदा है वो 4 और स्थानों पर मिलती है अलग अलग नदियों से, तब उसका नाम अलकनंदा ही रहता है। तो जब वो 4 अलग अलग स्थानों से और मिलती है तो उन 4 स्थानों का नाम भी कोई ना कोई प्रयाग ही है। जैसे कि रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये दोनों अलग अलग स्थान है और इनका नाम लास्ट में प्रयाग है। ऐसे ही आप आगे जाके देखते हैं कि जब गंगा से आगे आकर इलाहाबाद में यमुना मिलती है तो इसका भी नाम प्रयाग है, प्रयागराज कहते हैं इसको। हालांकि इलाहाबाद इसका नाम कभी कर दिया गया, अब फिर से प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ इसको भी प्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसको भी प्रयाग कहते हैं। इसके पहले देवप्रयाग भी है जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, और रुद्रप्रयाग भी है, कर्णप्रयाग भी है। तो ये जो गंगा, ये अलकनंदा, ये जहाँ भी 2 नदियों से मिलती है तो वहाँ का जो नाम है वहाँ पे प्रयाग जरूर ऐड है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गंगा जो है भागीरथी और कौन सी, अलकनंदा के मिलने से आगे बनी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वो क्या है। These 2 rivers, the Bhagirathi and the Alaknanda, joins each other at Devprayag. From here, the headwater stream known as Ganga. तो ये बात मैंने बता दी है कि आपको कि ये जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के दोनों के कॉन्फ्लुएंस से आगे जो नदी जाती है उसको हम गंगा कहते हैं, और जो हेड वाटर मतलब दोनों का संयुक्त वाटर बॉडी है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद लेंथ बताई गई है, टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर, लगभग हम इसको 2500 मान सकते हैं, ठीक है। तो नोट करते चलिए ये पॉइंट, इसकी लेंथ है, भागीरथी अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं, ये है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किन किन नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर ज्वाइनिंग भागीरथी अलकनंदा मिक्स 5 कॉन्फ्लुएंसेस नोन एज पंचप्रयाग। मैंने बताया था ना कि जो ये आपकी अलकनंदा है भागीरथी से मिलने के पहले ये और भी कुछ संगम बनाती है। ये इसको भागीरथी और अलकनंदा का जो देवप्रयाग में संगम होता है, इसको यदि हम लोग ले लें तो 5 टोटल आपके संगम बनते हैं और उनको पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब ये पंचप्रयाग एक संयुक्त नाम है, इसके अंदर यदि हम जाएंगे तो अलग अलग प्रयाग, जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे इसके अलग अलग हैं। 5 तो मुझको याद नहीं है, लेकिन जितने याद थे मैंने बता दिए। इस पे मैं सेपरेटली 5 मिनट का एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये कैसा कॉन्सेप्ट है प्रयाग वाला, कौन कौन सी नदी अलकनंदा से कहाँ कहाँ पे मिलती है और उसका क्या क्या नाम है। मैं अभी 5 मिनट की वीडियोस में किसी जल्द बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पंचप्रयाग हो गया। फ्रॉम इट्स सोर्स आफ्टर 289 किलोमीटर इट रीचेज हरिद्वार। अपने सोर्स से 289 किलोमीटर चलने के बाद हरिद्वार पहुंच जाती है गंगा। फिर वहां से 770 किलोमीटर और चलने के बाद ये प्रयागराज पहुंच जाती है। यहाँ पर इसको यमुना नदी ज्वाइन कर लेती है, यमुना नदी यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों नदियाँ मिलने के बाद बिहार के मैदानों की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर करिएगा। Near Farakka, it bifurcates itself into Hooghly in the West Bengal and Padma in Bangladesh। जो ये फरक्का है ये आपका सबसे पूर्वी पॉइंट है जहाँ तक गंगा जानी जाती है। इसके बाद पानी वही रहता है, नदी वही रहती है, लेकिन नदी का नाम बदल जाता है। तो सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है फरक्का, नोट कर लीजिए। जब गंगा यहाँ पे जाती है फरक्का के बाद तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ऐसे 2 भागों में बढ़ जाती है। अब ये 2 भाग में से एक भाग आपका हुगली कहलाता है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में बहता है, और एक भाग आपका पद्मा कहलाता है जो कि बांग्लादेश में बहता है। तो ये दोनों नाम नोट करिए, कहाँ किस नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में पद्मा नाम से और हुगली नाम से पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये दोनों नोट करिए। इसके बाद है इन बांग्लादेश द पद्मा इज ज्वाइंड बाय अ माइटी रिवर ब्रह्मपुत्रा नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। मैंने आपको मैप में भी बताया था कि ये बांग्लादेश में जो वहाँ से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो है गंगा को
ज्वाइन कर लेती है। बांग्लादेश में जो है गंगा हमारी पद्मा के नाम से जानी जा रही है और जो ब्रह्मपुत्र है बांग्लादेश में वो जमुना के नाम से जानी जा रही है। याद रखिएगा, यमुना नहीं है, जमुना है, जे है, जा है आगे, ठीक है। तो ये नोट करिए, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहेंगे, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहेंगे। ये दोनों नदी जब आगे मिल जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, तो फिर उसको दोनों का जो संयुक्त हेड वाटर बॉडी है उसको हम मेघना कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज मेघना। जब ये आपकी जमुना और पद्मा दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद द माइटी रिवर विद द वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। हाँ, जब ये दोनों मतलब मिल जाती हैं बांग्लादेश में, फिर जो बड़ी एक नदी, जब इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ जो मिल गई हैं, इम्पॉर्टेंट तो है कि ये दोनों जब बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं तो वहाँ पे अपना पूरा पानी ड्रेन कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई आपकी गंगा से बड़ी है। गंगा आपकी 2500 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र लगभग 3800 से 3900 किलोमीटर की है। अब समझ लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। मैं बता चुका हूँ आपको, ये दो नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ जो इसको राइट बैंक पे ज्वाइन करती हैं। मैंने यहाँ पे ज्वाइन तो बहुत छोटी छोटी सी नदियाँ भी करती हैं, लेकिन मैंने यहाँ केवल इंपॉर्टेंट नदियों का जिक्र किया है। जो इसके राइट बैंक पे ज्वाइन करती हैं वो यमुना और सोन है, लेफ्ट बैंक पे घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो इनको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिवर में, ये है आपकी यमुना। यमुना की एक बार लोकेशन मैप में देख लेते हैं सबसे पहले, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये आ रही है, ये भी आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से यूके के। ये देखिए आपकी यमुना आ रही है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ये इसने गंगा को ज्वाइन कर लिया। इसके पहले यमुना में देखिए चंबल आके मिल गई है, बेतवा आके मिल गई है, अभी आगे जाके केन भी मिल जाती है। तो ये नदियाँ तीनों यमुना से मिलती हैं, फिर यमुना जाके गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। फिर दोनों का संयुक्त रूप से आगे गंगा के रूप में बढ़ती है, ठीक है। तो आइए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। टाइम इसमें भी काफ़ी हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फैक्ट्स हैं तो टाइम तो थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या, यदि जल्दी जल्दी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो देखिए, ओरिजिनेट्स द सोर्स ऑफ रिवर यमुना लाइज इन द यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ये जो है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है यमुना रिवर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी टोटल लेंथ है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर कुल इसकी लेंथ है। इसके बाद लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगेज। ये जो है आपकी यमुना है, ये जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी और वेस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। यमुना गंगा की सबसे लॉन्ग एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, नोट करिए इसको। फिर नेक्स्ट है इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा। तो ये जो यमुना नदी है दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक सीमा बनाती है। जैसे कि हरियाणा मान लीजिए यहाँ होगा, दिल्ली यहाँ होगा, ये नदी बीच से बहती होगी तो ये बीच में एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी कि ये बाउंड्री बनाती किसके? दिल्ली और हरियाणा के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, किसके बीच बाउंड्री बनाती है? दिल्ली और हरियाणा। कौन सी नदी बनाती है? यमुना। इट पासेस थ्रू दिल्ली, मथुरा, आगरा एंड फ्लोज इन द ईस्ट टिल जॉइंस गंगेज इन प्रयागराज, ठीक है। तो यह जो यमुना नदी है आपकी दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए आती है पूर्व की ओर बहती हुई और प्रयागराज में, इलाहाबाद में आपकी गंगा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम। द गंगा एंड यमुना क्रिएट अ हाईली फर्टाइल एलुवियम प्लेन विच इज नोन एज दोआब। हाँ, जो आपकी गंगा और यमुना है, ये दोनों नदियाँ अपने रिवर सिस्टम की वजह से एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसमें फसल वगैरह बहुत अच्छी होती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी, एलुवियम सॉइल लिखा है ना, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। तो ये बिल्कुल याद करिएगा कि आपका दोआब का क्षेत्र किस नदी के द्वारा, किस मिट्टी का बना हुआ है? तो एलुवियम सॉइल या जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? यमुना एंड गंगा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। जैसे पंजाब 5 नदियों के बीच का स्थान, ऐसे ही दोआब 2 नदियों के बीच का स्थान, और ये 2 नदियाँ हैं गंगा एंड यमुना, ठीक है। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था, या शायद 20 या 19 जब कोई प्रीलिम्स का पेपर हो, लेकिन पूछा गया था कि यमुना की
राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज को सही क्रम से अरेंज करिए। तो यदि ये आप लोग ठीक से देखे हैं तो अब अदर क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। अब ये यमुना से पूछा गया था, तो मैंने देखा था तब मुझको लगा था कि भाई नदियों को पढ़ना काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। अब एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया, पता नहीं न जाने कितने बार कितने अदर एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो हमको तैयार रहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आपकी लास्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको कवर कर लेते हैं और आपकी नॉर्थ इंडिया की सारी रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम साउथ इंडिया जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, इस पे बात करेंगे। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देख लीजिए। राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। यह भी मानसरोवर लेक जहाँ से कि आपकी सिंधु उत्पन्न होती है, सिंधु नदी, वहीं से ये भी उत्पन्न होती है और इसका भी उद्गम स्थल जो है ना सिंधु और सतलज के बहुत पास में है। आइए एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ उसकी सारी लोकेशन, देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वाटर डिवाइड भी बता दूंगा कि वाटर डिवाइड क्या होती है, जिस वजह से दोनों देखिए। तो देखिएगा यहाँ पे कहीं देखिए मानसरोवर लेक है जहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है। इससे वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपकी इंडस निकल जाती है और ईस्ट वार्ड आपकी ये ब्रह्मपुत्र निकल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि एक ही सोर्स से निकलने के बावजूद ये दोनों नदियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही हैं जबकि सोर्स तो इनका एक ही है? तो इसका कारण है यहाँ एक वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड मीन्स थोड़ा सा ऊंचाई वाला पहाड़ के आकार के, पर्वत के आकार का होता है, जिसके एक तरफ एक नदी बहती है, दूसरी तरफ दूसरी नदी बहती है। अब दोनों एक डायरेक्शन में इस वजह से नहीं जा पाती हैं क्योंकि बीच में बहुत ऊंचाई है। इसको मैं कभी और कवर कर दूंगा, अभी मैं ज्योग्राफी में काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं सारे टर्म्स ज्योग्राफी की आपको क्लियर कर दूंगा। अभी देख लीजिए कि यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे चलती है। यहाँ पे आपकी हिमालय की श्रेणियाँ हैं, तो हिमालय की श्रेणियों के पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है। और फिर यहाँ पे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये हिमाचल के, एक मिनट, यहाँ पे आपकी हिमालय की श्रेणियाँ हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आपकी इसके समांतर चल रही है और यहाँ पे एक यू टर्न लेती है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे एक यू टर्न लेती है, किस ये यू टर्न बिल्कुल पहाड़ है जो हिमालय का जो एक्सपेंशन इस वजह से लेती है। यू टर्न लेने के बाद ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाती है और जहाँ से प्रवेश करती है उसको जाना जाता है नामचा बरवा के नाम से, ठीक है। तो प्रवेश करने के बाद ऐसे ऐसे आती हुई बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और फिर यहाँ पे जो है गंगा से मिल जाती है, फिर उसमें बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिएगा कि जो ये वाला चाइना और तिब्बत का रीजन है जहाँ पे यमुना ये ब्रह्मपुत्र बह रही है हिमालय के समानांतर, इसको यहाँ पे सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके पहले सांगपो के नाम से जानी जाती है और इसके बाद जब ये आ जाती है फिर यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र हम लोग कहते हैं, इंडिया वाले। देखिए कोई भी देश हो, हर नदी का नाम अपने हिसाब से रखना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि जो इंडिया वाले कहते हैं वही हम कहें, या फिर जो अदर देश वाले कहते हैं वही इंडिया वाले कहें? तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से नदियों का नाम अक्सर बदल देते हैं। तो अब इसके फैक्ट देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र के। तो राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलज। मैंने बता दिया है आपको, मानसरोवर से निकलती है, इसी के पास सिंधु और सतलज के भी सोर्स हैं, ठीक है। इट फ्लोज ईस्ट वार्ड्स पैरेलल हिमालय, ये भी बता दिया हूँ कि ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत हैं और ये पूर्व की ओर ऐसे बह रही है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन रीचिंग नामचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ डीप जॉर्ज, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश का स्थान है, वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे यू टर्न लेती है और नामचा बरवा से इंडिया में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है थ्रू अ डीप जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या होता है? जब कोई नदी दो पहाड़ों के बीच से बहती है और बहुत लंबे समय से बह रही होती है तो उनको काट देती है, उनके पत्थरों को काट देती है और एक गहरे रास्ते का निर्माण करती है। जो ये गहरा रास्ता है वो गॉर्ज कहलाता है। अब जहाँ ये यू टर्न लेती है तो वहाँ पे पहाड़ों को काटती हुई यू टर्न लेती है, तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी गहराई हो गई है और इसको गॉर्ज कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हियर इट इज़ कॉल्ड दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं, ये नोट करिए। जब भी अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है, नोट करिए, ठीक है। इसके बाद इन तिब्बत रीजन इट इज़ नोन एज सांगपो। तो मैंने बताया था कि जो तिब्बत वाला जो चाइना का एरिया है, जब हिमालय के ये समानांतर बहती है तो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। तो अब ये नहीं कहिएगा इसमें टी लिखा हुआ है और टी का उच्चारण क्यों नहीं आ रहा है। देखिए चाइना का उच्चारण है, सांगपो इंडिया का उच्चारण नहीं है और यहाँ पे टी साइलेंट है, केवल एस से आपको देखना है, ठीक है। टी साइलेंट है, इस वजह से टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। तो ये नहीं कहिएगा भाई तुमने टी तो बोला ही नहीं, तो ये नहीं आपको सोचना है, ठीक है।
ये चाइना वालों ने इसको नाम दिया है। टोटल लेंथ है इसकी 3852 3900 3850 से 3900, ठीक है, ये याद रखिएगा। गंगा से भी लंबी है, सिंधु से भी लंबी है, बहुत लंबी है ब्रह्मपुत्र, और बहुत सारा पानी भी लेकर आती है। इस वजह से इसमें ये बाढ़ का रीजन भी बनती है बांग्लादेश में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में कोई भी पहाड़ पर्वत नहीं है, जिस वजह से बांग्लादेश में बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है फिर भी बांग्लादेश में बाढ़ आती है। समझ लीजिए, बारिश भी नहीं होती है और बाढ़ भी आती है। अब ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर कर दी हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। लगभग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे मेरी जानकारी में इन नदियों से, तो वो मैंने सब बता दिए हैं, और लगभग इतना कवर भी करेगा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पेनिनसुलर रिवर कवर करेंगे। पेनिनसुलर जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको क्या है पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर मीन्स ये वाला भाग, ठीक है, ये जो आपकी यहाँ से ये वाली नदियाँ दक्षिण भारत में बहती हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। दोनों कहूँगा मैं, धन्यवाद भी थैंक यू, क्योंकि मैंने दोनों में डिस्कस किया है वीडियो को, हिंदी में और इंग्लिश में भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।